नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सावन का आखिरी सोमवार आज मंदसौर में निकलेगी पशुपतिनाथ की सवारी। महाकालेश्वर विश्वनाथ धाम में 5 लाख भक्त पहुंचेंगे अनुमानित। संसद मानसून सत्र का 11वां दिन आज बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में हंगामे के आसार। अब तक 2 दिन कामकाज हुआ ठप। चुनाव आयोग का तेजस्वी यादव को नोटिस, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया दूसरा वोटर कार्ड आर्टिफिशियल नहीं। 2013 केदारनाथ हादसे में लापता हुए कंकालों की खोज दोबारा शुरू। आपदा के बाद से 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता। 702 की आज तक नहीं हो पाई पहचान। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते, कार 6 लाख, 2 व्हीलर 50,000 तक मिलेगी छूट। सरकार सब्सिडी पर देगी, मंत्री ने दिए आदेश। यूपी के 14 जिलों में बाढ़, सड़कों पर नावों पर चल रही। प्रयागराज में बच्चों को डूबने से बचाते दिखे माता पिता। एमपी में अब तक 176 लोग। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, हाईकोर्ट में कीर्ति चिदम्बरम की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सीबीआई की एफआईआर रद्द करने के बाद यह सुनवाई आज होगी। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस कर मांगा था जवाब। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र दुडेजा की पीठ आज करेगी मामले पर सुनवाई। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में कीर्ति चिदम्बरम की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सीबीआई की एफआईआर जांच रद्द करने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट को कीर्ति चिदम्बरम की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने एफआईआर कर याचिका रद्द करने की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र दुडेजा की पीठ आज करेगी मामले पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में कीर्ति चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई आज। इस पर जानकारी से संवाददाता अखिलेश सिंह पे क्या अपडेट है आपके पास? दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस के सांसद कीर्ति चिदम्बरम की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कीर्ति चिदम्बरम ने हाई कोर्ट से मांग की है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत तरीके से गलत साजिश रचकर एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर को रद्द किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई के तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें जो पक्ष रखा गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई के तरफ से कहा गया था कि जब कीर्ति चिदम्बरम जो आजकल कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व मनमोहन सरकार में इनके पिता पी चिदम्बरम जब वित्त मंत्री और गृह मंत्री हुआ करते थे, उस समय कई ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए, कई रास्तों से इसमें पैसे का लेन देन हुआ है और जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो रहे हैं, उनका लिंक स्थापित हो रहा है। इन तथ्यों के साथ सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी और उसमें कीर्ति चिदम्बरम को गिरफ्तार किया। फिलहाल कीर्ति चिदम्बरम अब जेल से बाहर हैं। अब उनकी तरफ से एफआईआर को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की गई है कि सीबीआई ने उनको गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की और उनकी गलत तरीके से एफआईआर की। फिलहाल इस एफआईआर को रद्द किया जाए, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। आज जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कीर्ति चिदम्बरम की तरफ से पेश होंगे, वहीं सीबीआई के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पेश होंगे। अब देखना होगा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों की दलील होंगी, दलीलों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट क्या सीबीआई की एफआईआर को दर्ज करने का आदेश देती है और कीर्ति चिदम्बरम को राहत मिलती या फिर उनकी मुश्किलें यूं ही बरकरार रहती हैं। अखिलेश, इसी खबर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस सांसद कीर्ति, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी मामले पर मांगा था जवाब। हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र दुडेजा की पीठ आज करेगी मामले पर सुनवाई।
दिल्ली हाईकोर्ट में कीर्ति चिदम्बरम की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेगा। इसके साथ ही दिल्ली की 8वीं विधानसभा का तृतीय सत्र आज होगा लागू। विधानसभा का तृतीय सत्र आज दोपहर 2 बजे से होगा लागू। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। आपको बता दें, डिजिटल के माध्यम से आयोजित किया जाएगा ये सत्र। कांग्रेस आज दिल्ली विधानसभा का इसके साथ ही कांग्रेस आज दिल्ली विधानसभा का भी घेराव करेगी। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घेराव का किया ऐलान। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की अगुवाई में आप विधायक करेंगे हमला। आपको बता दें, स्कूल फीस समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की अगुवाई में इस पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ गए। अखिलेश सिंह, मामले पर क्या अपडेट है आपके पास? दिल्ली विधानसभा का आज इस मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के लिए दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और इन तमाम समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी एक बैठक की है। जो विधानसभा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से विधायकों की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसकी रणनीति तैयार की गई है कि जब दिल्ली सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र में पक्ष रखा जाएगा तो उसको किस तरह से घेरा जाना है, किन मुद्दों पर घेरा है। बिजली की समस्या है, दिल्ली में जल भराव हो रहा है, समेत अन्य तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक आज विधानसभा में जोरदार हंगामा कर सकते हैं। रेखा गुप्ता सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं। वहीं विधानसभा के बाहर सड़क पर रेखा गुप्ता सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की तरफ से ऐलान किया गया है कि विधानसभा का घेराव करेंगे। जब विधानसभा के अंदर मानसून सत्र का सदन चलेगा, रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री जब सदन की कार्रवाई में शामिल होगी और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन में घेरने का काम कर रहे होंगे, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता दिल्ली की सरकार को सड़क पर घेरने काम कर रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली का विधानसभा सत्र आज 4 अगस्त से शुरू 8 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा में लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और पार्टी और नेता है वो सड़क पर इसको घेरेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक तीखी नोकझोंक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बिजली, पानी समेत तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको इस मानसून सत्र पर हंगामे के तौर पर देखा जा सकता है। अखिलेश जी, आप खबर के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घेराव का किया है ऐलान। दिल्ली से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बेटे की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई होनी है। इसके साथ ही भूपेश बघेल और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें, बघेल ने गिरफ्तारी और जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें, भूपेश बघेल ने सीबीआई और ईडी के अधिकार क्षेत्र को दी है चुनौती। बघेल की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और बागची की बेंच करेगी सुनवाई। ईडी ने 20 जुलाई तक पूर्व सीएम के बेटे को किया था गिरफ्तार। ईडी ने, आपको बता दें, ईडी ने 20 जुलाई तक पूर्व सीएम के बेटे को किया था गिरफ्तार। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बेटे की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, मामले पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले का आरोप लगा था। इसी शराब घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी लगातार कांग्रेस के इन दोनों नेताओं पर शिकंजा कसने का काम कर रहे। बघेल बेटे को लेकर लगातार
ये सीबीआई और ईडी की छापेमारी चल रही थी। फिलहाल पिछले दिनों 20 जुलाई को सीबीआई ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था और इसी गिरफ्तारी को लेकर भूपेश बघेल के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल की गई है। उसमें एक याचिका है सीबीआई के अधिकारों को चुनौती दी गई है, वही दूसरी याचिका है जो ईडी है जिस तरह से छापेमारी करके कार्रवाई करती है उसको चुनौती दी गई है। और इस याचिका में भूपेश बघेल के तरफ से कहा गया है कि उनको सीबीआई और ईडी गिरफ्तार करने की जिस प्रकार की साजिश रच रही है वो गैर संवैधानिक है। उनके बेटे चैतन्य बघेल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो भी गैर कानूनी था। इन तमाम चीजों को लेकर भूपेश बघेल ने 2 याचिकाएं दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग करते हुए इनके अधिकारों को चुनौती दी है। इस चुनौतियों को लेकर दोनों याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की डबल बेंच आज सुनवाई करेगी। भूपेश बघेल की तरफ से दोनों याचिकाओं पर बहस करने के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश होंगे। वहीं सरकार की तरफ एडिशनल सॉलिसिटर वी राजू पेश होंगे। दोनों के तरफ से दलीलें रखी जाएंगी और डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद ये तय करेगी क्या सीबीआई और ईडी अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करती है और गैर संवैधानिक और अधिकारों से आगे बढ़कर किसी को भी गिरफ्तार करती है, किसी के यहाँ भी छापेमारी करती है और किसी पर भी कार्रवाई करती है जिससे उसका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्षति उसको पहुंचती है। इन तमाम चीजों को आधार बनाकर भूपेश बघेल के तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई। फिलहाल जब आप सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल यानी उनको और उनके बेटे चैतन्य बघेल को क्या राहत मिलती है या फिर बेटे के बाद बाप यानी चैतन्य बघेल के बाद भूपेश बघेल पर जो गिरफ्तारी के तलवार लटक रही है उनको राहत मिलती है या फिर यही कह सकते हैं कि ये खतरा बरकरार रहे। अखिलेश आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बता दें ईडी ने 20 जुलाई को पूर्व सीएम के बेटे को गिरफ्तार किया था। एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां आप सांसद संजय सिंह ने चर्चा की मांग का दिया नोटिस। आपको बता दें आप सांसद ने राज्यसभा को चर्चा की मांग का नोटिस दिया है। एसएससी फेज 13 की परीक्षा में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए दिया गया था यह नोटिस। परीक्षा में अनियमितताओं की प्रभावों पर चर्चा की मांग भी हुई है। नियम 267 के तहत राज्यसभा में दिया गया कार्य स्थगन नोटिस। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं आप सांसद संजय सिंह ने चर्चा की मांग का दिया था नोटिस। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अब अखिलेश इस खबर को लेकर क्या है अपडेट आपके पास? देखिए संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसद में मानसून सत्र के आज फिर 2 सदनों में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा में आज फिर हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के तरफ से राज्यसभा के सभापति को नोटिस दिया गया है कि जो एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के परीक्षाओं में जिस तरह की अनियमितताएं हुई हैं और जिस तरह की वहां गड़बड़ियां हुई हैं उनको लेकर वो चर्चा कराना चाहते हैं और इसी चर्चा की मांग को लेकर सभापति को उन्होंने एक चिट्ठी दी। इसमें 267 नियम के तहत पर अर्जेंट बेसिस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। स्थगन प्रस्ताव के आधार पर राज्यसभा के अंदर इसमें चर्चा कराई जाए। इसकी मांग को लेकर राज्यसभा में भी एक बार हंगामा हो सकता है। वहीं लोकसभा के अंदर आज सदन को भी जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ सकता है कि बिहार में जिस तरह से मतदाता पुनरीक्षण की रिपोर्ट आई उसके आधार पर विपक्षी सांसदों की तरफ से तमाम लोगों के वोट काटने का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर विपक्ष आज पूरी तैयारी कर रहा है। उस तैयारी के आधार पर ही आज लोकसभा में भी हंगामा जोरदार। वोटर मतदाता जो परीक्षण अधिनियम वो चल रहा अभियान उसके खिलाफ
हंगामा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जब आज संसद का सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मांग और वहीं मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर लोकसभा में हंगामा हो सकता है। जी शुक्रिया अखिलेश आपका जानकारी देने के लिए। अनियमितताओं की चर्चा के लिए दिया गया ये नोटिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षा में अनियमितताओं के प्रभावों पर चर्चा की मांग की गई है। नियम 267 के तहत राज्यसभा में दिया गया है कार्य स्थगन नोटिस। आप सांसद संजय सिंह ने चर्चा की मांग का ये नोटिस दिया है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां प्रदेश भर में बारिश का कहर जारी है। कई जिलों में जल भराव से जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, नदियां उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरना शुरू, स्कूल कॉलेज के चलते बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते प्रशासन भी हाई अलर्ट की ओर जा रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनाती से कार्य कर रही है। इसके साथ ही वाराणसी, जालौन समेत कई जिलों में इस भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कानपुर और आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा इस बारिश का असर दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश के चलते सड़कों में जलभराव जैसी स्थिति, कई जिलों में जलभराव से जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यातायात पर भी इस भारी बारिश का असर दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य में अब सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां सावन का आखिरी सोमवार आज है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। वही सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी भीड़ के चलते प्रशासन भी मुस्तैदी से मंदिरों में तैनात दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बम बम भोले के नारों से मंदिर गूंज रहे हैं। भारी बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था पर भारी नहीं पड़ती दिखाई दे रही है। सुबह से इस शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ रही है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात दिखाई दे रहा है। भारी भीड़ के चलते प्रशासन भी साथ ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। सावन के आखिरी सोमवार के चलते शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। सावन का आखिरी सोमवार आज, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ हर हर महादेव के नारों से इस
पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। कई जगह के शिवालयों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं जयवीर मावी। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार है और इसके लेकर गाजियाबाद प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की लापरवाही। गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, कोई लापरवाही नहीं बरत रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इसी मंदिर में जो विदेशनाथ मंदिर है जहाँ पर मैं मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो लाइनें लगी हुई हैं और पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद लगे हुए श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो अलग है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई और लगातार संदिग्ध उनकी बात यहाँ पर चल रही है। लापरवाही यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मेरा अनुवाद हुई उनकी कल शाम 7 बजे से यहाँ पर पुलिस की पिकेट बढ़ा दी गई थी। पुलिस के जो जवान थे उनकी तैनाती बढ़ा दी गई थी। इस तरह लगभग 150 से 200 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और दलों को लाइन से लगाकर यहाँ पर भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं काफी अहम है। यहाँ पर ना खड़ा हो और बच्चों को लगी आप तस्वीरों में अभी भी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद यहाँ से मंदिर से बाहर निकलने के लिए भी 3 रास्ते यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु है जल चढ़ाएं और जल चढ़ाकर एक रास्ते से ना निकलकर तो 3 जगह से डाइवर्ट हो जाए, जिससे कि भीड़ ना हो, भीड़ ना हो। और कहीं ना कहीं मंदिर की व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था भी करे तो पूरी तरह से प्रशासन कोई करके अलग वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार इस मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं और जिस कर्मचारी हैं उनको निर्देशित कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कोताही ना हो। और आपको बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है, जिसके लेकर भक्तों में भी भारी उत्साह है और उत्साह और जोश की बात करें तो बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बावजूद कमी नहीं आई। बड़ी लाइन में लगकर ही अपने इंतजार कर रहे हैं बारिश भक्तों के उत्साह से रोक नहीं पाई है या कहीं तो जोश में कोई कमी यहाँ पर नहीं आ रही है। तमाम जो भक्त महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर पौधे तो सभी यहाँ पर लाइन में लगे हुए और आप देख पाएंगे मेरे किस तरह से जो भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ठीक है जयवीर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम सीधे वाराणसी पे आपको ले चलते हैं, जहां विक्की डे हमारे संवाददाता विक्की डे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की, बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आज सावन का आखिरी सोमवार है, प्रशासन की तरफ से काशी विश्वनाथ में भीड़ जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल श्रेयस, आपको बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में वाराणसी जो शिव की नगरी कही जाती है और काशी में आज सोमवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उमड़े हैं। दूसरी तरफ यही बता दें आपको, जहाँ पे बाढ़ की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो काशी के गंगा घाट है वो स्थान पर है और लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। ये भी एक जटिल समस्या है, लेकिन इसके बावजूद मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह लोग जो है या बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो आज घाट जो है घाट वो रोड तक पहुंच चुकी, सड़क तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं
वो देख सकते हैं किस तरह से स्नान कर बाबा का जल लेके यहाँ पे स्नान करके देखिए किस तरह काटी जाती है मस्ती की जो मस्ती है यहाँ पे देखिए श्रद्धालु एकदम डीजे के साथ आए हैं, यहाँ पे जल भरेंगे और काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए निकलेंगे। तो देख सकते हैं ये 80 घाट का ये सड़क है, साथ ही साथ एनडीआरएफ की बोट लगी हुई है जो लगातार कह रही थी कोई गहरे पानी में ना जाए, जिससे यहीं पे बिजली के खंभे भी हैं, करंट ना उतरे, इससे किस तरह सायरन बजाए जा रहे हैं। यही श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा है कि आप नहा लिए हैं तो फिर क्या पानी में से बाहर निकले। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो यहाँ पे डीजे लेके पहुंचे हैं और जो कह सकते हैं कि बाबा के दर्शन जो आस्था पे वो कहीं न कहीं आस्था जो भारी पड़ रही है बाढ़ पे भी, और जो घाटी के घाट है सभी घाट जो है पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और लोगों को जो अपने घरों से निकलने के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे एनडीआरएफ की बोटें लगाई गई है वहाँ के बोट के माध्यम से लेके आ रही है और अल्लाह के मंदिरों तक छोड़ रही है। तो स्थिति बहुत जटिल है और पाक करे प्रशासन ताकि सुरक्षा के दृष्टिगत जो है सारे रूट को जो है डाइवर्जन किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेज लगाई गई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान लगे हैं, आरपीएफ लगी हुई है और साथ ही साथ यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस लगी है ये, और सभी को जो है बैरिकेटिंग के अंदर से कतारबद्ध तरीके से धीरे धीरे बाबा के दर्शन के लिए छोड़ा जा रहा है और मुश्किल से मुश्किल हर मुश्किल 2 से 3 सेकंड सुगम दर्शन सभी को हो सके इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। तो क्या आप इस खबर में हमारे साथ बने रहिएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर, जहां अभय संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कल रात से बारिश हो रही, बारिश को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाएं क्या की गई प्रशासन की तरफ से, इसके साथ ही सावन के सोमवार को लेकर भी प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? जी हिमांशु बता दूं जनपद लखीमपुर खीरी में, क्योंकि छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के नाम से विख्यात है और यहाँ पे लाखों की तादाद में कंवरिया भगवान भोले बाबा को जलाभिषेक करते हैं और बेलपत्री चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की, तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। 1 किलोमीटर दूर से व्यक्ति पैदल आता है और उसके बाद भोले बाबा के दर्शन करता है और यहाँ पे पुलिस के जवान और एसएसबी भी लगाई गई है, जिससे कि कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई छूट नजर ना आए। और उसके बाद सबसे बात यह कि जहाँ मंदिर पे खड़े हैं, ये मंदिर देवकली का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं और भगवान भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आपके साथ कुछ श्रद्धालु आप दिखाई पड़ रहे हैं, क्या आप उनसे पूछे कि वहाँ पे क्या स्थिति है, उनसे जायजा लीजिए। जी नहीं, हिमांशु बात की जाए तो अगर श्रद्धालुओं की, तो हमारे साथ ये श्रद्धालु है, क्या कहेंगे आप, मतलब ये मंदिर में बोले के बहुत प्राचीन मंदिर है और हम लोग हमेशा से सावन में यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके दर्शन करके। हिमांशु जब बात की जाए तो क्योंकि श्रद्धालु की आवाज, क्योंकि यहाँ पे पीछे म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, भोले बाबा के भजन बज रहे हैं, तो काफी भीड़ भाड़ भी है और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेडिंग लगा रखी है। जो हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कांवड़ यात्रा वाले जो पहले शरीर से जल भरते हैं और आज सावन का चौथा सोमवार है और तो लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु भगवान भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। माचो अक्षय, हमारे साथ इसी खबर में बने रहिए। प्रदेश भर में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया, इसके साथ ही सावन के सोमवार को देखते हुए प्रशासन की तरफ इस पर ज़्यादा जानकारी आपको औरैया से सीधे औरैया ले चलते हैं, जहां उमेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि औरैया शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में यमुना नदी के किनारे बने देवकली मंदिर के नाम से विख्यात देश में एक पहला ऐसा शिव मंदिर है जो किसी नारी के नाम से बना हुआ है। राजा कन्नौज के राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया देवकली मंदिर पूरे देश में विख्यात है और मंदिर की मान्यता है कि मंदिर का जो शिवलिंग है वो प्रतिवर्ष एक जौ के समान बढ़ता है। औरैया के देवकली मंदिर पर प्रदेश और देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और सावन के माह में काफी भीड़ लगती है।
इस समय मौजूदगी है मंदिर परिसर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जो डाक कांवड़िया बोले जाते हैं, जिनकी तूफानी कांवड़ होती है। हजारों की संख्या में कांवड़िया कांवड़ को लेकर सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कहाँ से जल को भरकर और किस तरह से देवकली मंदिर पर उन्होंने जलाभिषेक किया और उन्होंने क्या कुछ मांगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आपने कांवड़ ली थी और कितने घंटे में पूरी की है? मैं वहाँ से बसतपुरा गाँव से जी से वहाँ से 4 घंटे में केवल कितने किलोमीटर की यात्रा पूरी थी? क्या मान्यता है मंदिर की? क्या मनोकामना पूरी हुई या क्या मांगा? जो मांगा तो बेटा टाइम से आओ, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं मिला। प्रशासन की क्या व्यवस्था और क्या नाम है आपका? कहाँ से आप कांवड़ लाए? कितने घंटे में पूरी? 4 घंटे। क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से आना? अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बारिश तूफानी कांवड़ के लोग थे। और हमसे कम 23 क्या नाम कांवड़ लेके आए थे? कितने घंटे बाद जो कांवड़िया के साथ मौजूद है और इनकी एक खासियत होती है कि इनकी तूफानी और डाक कांवड़ होती है, जो इनमें घोड़ लगी होती है कि उनमें जो इनके लोग होते हैं वो कई मतलब और का करीब 2 दर्जन कांवड़ियों को करते हुए कंपटीशन इनका चलता है और तो करते हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बजे के बाद मंदिर के कपाट को खोल दिया गया था। लगातार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और कांवड़िया अपनी कांवड़ को चढ़ा रहे हैं। अनुमान प्रशासनिक अनुमान की बात करें तो 2 लाख श्रद्धालुओं ने लगभग जलाभिषेक और पूजन अर्चन कर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौके पर आए हुए हैं। औरैया में यातायात व्यवस्था के तहत रूट का डायवर्जन कर दिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी, आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर प्रशासन की तरफ से भी लगातार तैयारियां जारी हैं। देर रात से ही शिवालयों में भारी भीड़ देखी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी पुलिस में होगी 30,000 पदों पर भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया है। वहीं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जल्दी प्रक्रिया शुरू करेगा। आपको बताते 20% पद पर अग्निवीरों के लिए होंगे शामिल। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। 20% पद अग्निवीरों के लिए होंगे शामिल। यूपी पुलिस में होगी 30,000 पदों पर भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है जल्दी शुरू की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। 20% पद अग्निवीरों के लिए होंगे शामिल। यूपी पुलिस में होगी 30,000 पदों पर भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। इसके साथ ही 20% पद अग्निवीरों के लिए किए जाएंगे शामिल। जल्दी शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर, 20% पद अग्निवीरों के लिए शामिल किए जाएंगे। यूपी पुलिस में होगी 30,000 पदों पर भर्ती। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे यूपी में 30,000 पदों पर जो भर्ती हुई है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि लगातार जो है मुख्यमंत्री के द्वारा विद्यार्थियों और जो युवक हैं उनके लिए जो है लगातार कुछ ना कुछ सौगात देते जा रहे हैं। एक बार फिर उनके द्वारा ऐलान किया गया है कि पुलिस
पुलिस में 30,000 लोगों की, विद्यार्थियों की जो है भर्ती होगी, युवाओं की भर्ती होगी। तो इसको लेकर के काफी खुशी की लहर एक बार भी लोगों के लिए मिली है। वहीं पर देखा जाए जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने इसमें कहा है कि 30,000 में 20% लोग अग्निवीर वाले जो होंगे उनके लिए अलग आरक्षण होगा। तो कहा जा सकता है कि ये युवाओं के लिए एक नई सौगात जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है दी गई है। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद इस भर्ती प्रक्रिया की कब से शुरुआत होती है। जी शुक्रिया मनीष आपका जानकारी देने के लिए। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी पुलिस में होगी 30,000 पदों पर भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती की जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। अग्निवीरों का अब ले चलते आपको सीतापुर, जहां किसानों की मुसीबत लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बारिश में भीग गई यूरिया की सैकड़ों बोरियां। ठेकेदार की लापरवाही के चलते ये नुकसान, किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता दें, सीतापुर माल गोदाम में खाद की यूरिया पानी में भीग गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खाद की किल्लत से पहले ही किसान परेशान थे, उसके बाद भी ठेकेदारों की लापरवाही से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले को लेकर किसानों में देखा जा रहा है भारी आक्रोश। सीतापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, किसानों की मुसीबतें लगातार बारिश ने बढ़ा के रखी हैं। लाखों की यूरिया बारिश में भीगी। माल गोदाम में बारिश से किसानों को भारी नुकसान। ठेकेदार की लापरवाही यहां पे सामने आ रही है। खाद की किल्लत से पहले ही किसान परेशान दिखाई दे रहे थे और इस घटना ने किसानों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया। बता दें, अधिकारी फिलहाल इस मामले पर मौन देखे जा रहे हैं। बड़े अधिकारियों की तरफ से अभी तक मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीतापुर से अबरार अली जी जुड़ चुके हैं। अबरार जी, आपसे जानना चाहेंगे खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? अबरार, क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां माल गोदाम में बारिश से भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। इसी खबर में हमारे साथ संवाददाता अबरार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मामले को लेकर अबरार जी, क्या अपडेट है आपके पास? सीतापुर की बात की जाए तो लगातार किसान परेशान है, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि जब लगातार बारिश हो रही थी, जहां माल गोदाम पर खाद उतरती है, वहां पर कोई भी ठेकेदार द्वारा व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते ऐसे सैकड़ों बोरियां थी जो भीग गई हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी रोष है, क्योंकि उन्हें सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ता है और सुबह से 500 किसान दुकान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें शाम तक एक बोरी भी नहीं मिल पाती है। वहीं पर प्रशासन की लापरवाही और ठेकेदार की लापरवाही है, जिसके चलते लगातार हो रही बारिश के चलते खाद की बोरियां भीगी हैं, तो ऐसे में नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर किसान पर आक्रोश दिख रहा है और किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा और कोई भी जवाब देने को बच रहे हैं। जी शुक्रिया अबरार आपका जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। सीधे आपको रायबरेली ले चलते हैं, जहां बारिश के बीच तबादलों की बौछार दिखाई पड़ी है। एसपी ने कई बड़े फेरबदल यहां पे किए हैं। आपको बता दें, 3 इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में बदलाव हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली नगर के जनमेय सिंह बने HHTU प्रभारी। इसके साथ ही
पुष्पा देवी को मिला इंटरपोल प्रभारी का जिम्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवाकांत पांडे बने फील्ड यूनिट प्रभारी। किला बाजार चौकी के राजकुमार भेजे गए सरेनी थाना। बखोदर के विशाल सिंह बने किला चौकी के प्रभारी। लालगंज के सौरभ कुमार को एम्स चौकी की जिम्मेदारी। रायबरेली पुलिस की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। बारिश के बीच तबादलों की बौछार। एसपी ने किए कई बड़े फेरबदल। अगली खबर आपको गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां IS 191 गैंग के सरगना रहे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से 3 रात को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, उमर पर पिता के नाम पर पूर्व में की गई कुर्की संपत्ति को छुड़ाने के लिए न्यायालय में दाखिल याचिका में अपनी मां अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप है। इस मामले में मोहम्मदाबाद थाने के उमर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। आपको बताते चले, गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व में भी मुख्तार अंसारी के नाम की संपत्ति को कुर्क किया गया था। वहीं इस संपत्ति को छुड़ाने के लिए मुख्तार के छोटे बेटे उमर ने गाजीपुर न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। इसमें सोची समझी साजिश के तहत दस्तावेज तैयार किया गया था। साथ ही उमर ने अपनी मां को 50,000 का इनामी अफसा अंसारी का फर्जी हस्ताक्षर भी किया था। वहीं मामले को संज्ञान में आने के बाद खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में इस पर केस दर्ज किया गया। इसी मामले में अब पुलिस उमर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। बता दें कि अफसा अंसारी पर गाजीपुर समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। गाजीपुर पुलिस ने अफसा के खिलाफ 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। उसके साथ ही ईडी ने लुकआउट नोटिस भी इस मामले पर जारी किया है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबरारी जुड़ चुके हैं। इकरार खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकरार, आपसे जानना चाहेंगे मामले को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, बता देना चाह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी के सब छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कल लखनऊ से गाजीपुर पुलिस जाकर गिरफ्तार की। मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी की माँ उमर अंसारी की माँ असफा अंसारी के कुछ संपत्ति कुर्क हुआ, जिसको मुक्त कराने के लिए उमर अंसारी ने फर्जी हस्ताक्षर करके उससे कानूनी कार्रवाई की, जिसकी वजह से जांच में निकल के आया कि कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के सिग्नेचर फर्जी है। उसके कारण उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। जी शुक्रिया आपका जानकारी देखने के लिए। आपको गाजीपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्तार के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उमर अंसारी पर धोखाधड़ी करने जैसे कई संगीन आरोप हैं। आपको बता दें, मुख्तार का बेटा उमर अंसारी, गाजीपुर पुलिस ने उमर अंसारी को हिरासत में ले लिया है। उमर अंसारी पर धोखाधड़ी जैसे कई संगीन आरोप पहले से लगे हैं। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से उमर अंसारी को हिरासत में लिया है। उमर अंसारी पर धोखाधड़ी समेत कई संगीन आरोप लगे हैं। अब सीधे आपको बुलंदशहर ले सकते हैं, जहां शिवालिक गंगा नहर में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के शिवाली गंग नहर का यह मामला बताया जा रहा है। शिवाली गंग नहर में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिवाली गंग नहर का यह मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर के आपको बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप।
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र शिवाली गंग नहर का ये मामला बताया जा रहा है। शिवाली गंग नहर में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में अधेड़ बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कमालगंज के रजीपुर चौराहे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में आर्मी के जवान की मौत हो गई। 30 वर्षीय जवान कमल ठाकुर सुबह जिम जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और तत्काल चौकी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही खुदागंज चौकी इंचार्ज सब कुमार पुलिस आपको बता दें, चौकी इंचार्ज शिव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं गंभीर रूप से घायल जवान को आनन फानन में ऑटो से कमालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन सैनिक को तत्काल आर्मी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं शव का पोस्टमार्टम होने के उपरांत जवान के शव को ग्राम सिंधी रामपुर स्थित आवास पर लाया गया, जहां पर कमालगंज के थाना अध्यक्ष राजीव कुमार एवं फतेहगढ़ रेजिमेंट के जवानों समेत तमाम लोगों द्वारा जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ जवान के पार्थिव शरीर का सिंगीपुर रामपुर स्थित गंगा तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने रविवार को कोनिया एवं राजघाट क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पैदल एवं नाव से घर घर जाकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल जाना तथा उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत एवं खाद्यान्न सामग्री बांटी। साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि आपदा की इस घड़ी में मैं आपके साथ हूँ, आपको हर संभव मदद एवं सहयोग दिया जाएगा। लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वो बेहिचक उन्हें बताएं, उनका प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी बाढ़ पीड़ितों को 2 पैकेट लगभग 35 किलोग्राम अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई। पैकेट में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर दाल, 500 ग्राम नमक, हल्दी पाउडर और चीज़ें मुक्त कराई। आपको बता दें, भ्रमण के दौरान 2 बड़ी नाव एवं 3 छोटी नाव के माध्यम से विधायक ने दर्जनों बाढ़ से घिरे लोगों तक घर घर जाकर सामग्री का वितरण किया। वितरण के दौरान बाढ़ पीड़ितों ने वार्ता कर उनकी मूलभूत समस्याओं के साथ दृष्टिगत के साथ चल रहे उप जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने पीड़ितों को पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को कहा। इसके पश्चात विभाग ने बाढ़ राहत शिविर पहुंचे, क्षेत्र में लगे शिविर में जाकर आश्रय लिए हुए लोगों को उपलब्ध सेवाओं के बारे में सुना। आपको बता दें, सभी ने एक सुर में विधायक एवं योगी सरकार का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद भी दिया। मौके पर विधायक ने अधिकारी को दूध, चाय, फल आदि से कोई कमी न हो, इस पर विशेष ध्यान रखने को भी कहा।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज जनपद जालौन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने ग्राम कुरसौदा तहसील मधौगढ़ में स्थित राहत शिविर का निरीक्षण किया और वहां मौजूद बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी किया। उन्होंने राहत शिविर में जरूरतमंद लोगों को राशन, दवाइयां, कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामग्रियां वितरित की। मंत्री ने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाद में मंत्री ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीम के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें बाढ़ की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों, प्रगति और आगामी रणनीति पर चर्चा की। स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह किसी भी पीड़ित को राहत से वंचित न रखा जाए और सभी प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई की सुनिश्चित की जाए। सीधे आपको हरिद्वार ले चलते हैं। यहाँ सावन के अंतिम सोमवार को उत्तर भारत शिव व्रत में सराबोर हो गया। विशेष रूप से हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में आज श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब उमड़ा। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव कनखल में वास करते थे और अंतिम सोमवार को कैलाश वापसी से पहले भक्तों को आशीर्वाद देकर विदा करते हैं। इसी आस्था के साथ लाखों भक्तों ने आज भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्हें विदाई दी। रात भर से हो रही बारिश से श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं सकी। आधी रात से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लग गई और हर हर महादेव के जयघोष से समूचा शिवधाम गूंज उठा। गंगा जल, बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर भक्तों ने मनोकामनाएं मांगी। साथ ही कांवड़िए भी बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे और पूरे भक्ति भाव से भोलेनाथ को जल अर्पित किया। हरिद्वार का कनखल क्षेत्र आज आस्था और भक्ति का, श्रद्धा का जीवंत प्रतीक बन गया, जहां शिव भक्तों ने शिव को भावभीनी बधाई देकर अगले वर्ष पुनः लौटने की कामना की है। यहाँ आज चूंकि श्रावण का आखिरी सोमवार है और भगवान शिव जी ने राजा दक्ष को वचन दिया था कि पूरे श्रावण मास को इसी यहाँ रह करके, कनखल नगरी में रह करके सृष्टि का संचालन यहीं से करेंगे। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात यहाँ विराजमान है और इसी श्रद्धा और आस्था से सभी लोग यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और आपने देखा होगा सुबह 4 बजे भीषण बारिश के बावजूद भी यहाँ लाइन लगी है, लोग अपना यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। आज आपके सोमवार की, हाँ, चूंकि आज श्रावण का आखिरी सोमवार है और चूंकि श्रावण, पवित्र श्रावण का जो महीना है, इसमें सभी की मनोकामना पूरी होती है और बड़ी आस्था और बड़ी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ आते हैं। गाजियाबाद में दिन भर से हो रही भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। शहर के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर आज सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। बारिश के कारण कई मार्गों में जल भराव है, लेकिन श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए छाता, प्लास्टिक या बारिश से भीगते हुए इस मंदिर की ओर बढ़ते हुए दिखे। भक्तों ने कहा कि बारिश आस्था को रोक नहीं सकती। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सभी छोटी परीक्षाएं हैं। मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की ओर से सुरक्षा, लाइन व्यवस्था और जल निकासी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए टेंट, पीने के पानी और प्राथमिक चिकित्सा का भी व्यवस्था की गई है। देखिए गाजियाबाद से के न्यूज़ के लिए जयवीर मावी की रिपोर्ट।
इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। झारखंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। आपको बता दें, लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। शिबू सोरेन 81 वर्ष के में ली अंतिम सांस। बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के चलते पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आदिवासियों के नायक, आदिवासियों के मसीहा और आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड को बिहार से एक अलग राज्य बनाने की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के तौर पर लड़ने वाले शिबू सोरेन ने अंतिम सांस दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, हालांकि उनकी उम्र भी ज्यादा थी, उस स्वास्थ्य कारणों से भी उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो उन्होंने अंतिम सांस 21 वर्ष की उम्र में ली। फिलहाल झारखंड में जो उनके द्वारा काम किया गया, जो देश में आदिवासियों की आवाज बुलंद की, आदिवासियों की आवाज के साथ उनके हक की लड़ाई पूरे बिहार, झारखंड से लेकर पूरे देश में लड़ने का काम करने वाले, और इसीलिए उनको ज्यादातर राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी गुरु जी के नाम से जानते थे और गुरु जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। शिबू सोरेन ने अपने बचपन काल से लेकर जब से उन्होंने होश चलाया तब तक वो आदिवासियों की लड़ाई लड़ी और लगातार उनके लड़ते लड़ते उन्होंने अंतिम सांस ली, और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के तौर पर कह सकते हैं उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड में बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा। फिलहाल देश की राजनीति ने एक बड़ा ऐसा नेता खो दिया जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जो जमीन की हकीकत को जानकर जमीन से जुड़े लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर उन्होंने कई संघर्ष किए और आदिवासियों की लड़ाई के लिए उनको समाज तक छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा, और यहाँ तक कि उन्होंने उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए और उनकी जीत के लिए वो लगातार लड़ते रहे, और इसको देखकर उन्होंने झारखंड की एक लंबी लड़ाई लड़ी और बिहार से झारखंड को राज्य बनाने में। तो ये कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन एक ऐसे राजनीतिक नेता थे, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, तमाम केंद्रीय मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तमाम ऐसे पद रहे, जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने जनता की सेवा की। तो देश की राजनीति में और इतिहास में जब भी किसी आदिवासी की लड़ाई की जिक्र किया जाएगा तो बिरसा मुंडा के बाद कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन का नाम सबसे फख्र के साथ इस देश के इतिहास में गिना जाएगा, क्योंकि जो लड़ाई और जो उन्होंने हक के साथ अपना समय, पैसा और शरीर रूप से जो उन्होंने उस दौर में लड़ाई लड़ी, तो उसे कहा जा सकता है कि एक देश की राजनीति में अपने छत के तौर पर शिबू सोरेन को याद किया जाएगा, क्योंकि लगातार उनको इसीलिए गुरु जी के तौर पर लोग कहते थे, बड़े बड़े नेता उनको गुरु जी कहते थे, आम पब्लिक, आम नेता, आम जनता और खासकर आदिवासी उनको अपना गुरु मान कर चलते थे और कहते थे। तो कहा जा सकता है कि ये भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षत के तौर पर शिबू सोरेन का अंतिम निधन के तौर पर देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमको जानकारी देने के लिए। झारखंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के चलते शिबू सोरेन का निधन। 81 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, पूर्व सीएम शिबू सोरेन का 81 वर्ष में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिबू सोरेन। झारखंड की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।